हेलो हेलो। ओके। हेलो हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, आज आपकी लेक्चर इवनिंग में हो रही है। ठीक है, पावर कट होने के कारण मैं मॉर्निंग पे क्लास आपकी नहीं ले पाया था, तो उसी क्लास को मैं आज इवनिंग पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इस इवनिंग क्लास में लाइफ साइकिल ऑफ स्केरीज या टाइप स्टडी ऑफ स्केरीज, जो कि आपका ठीक है यूनिट थर्ड में है। यूनिट थर्ड में है ये स्केरीज। सॉरी, यूनिट थर्ड में नहीं है, यूनिट फोर में होगा। यूनिट थर्ड फोर्थ देख लेना। ओके, स्केरीज के बारे में पढ़ेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन, अच्छा लास्ट में वो इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं स्केरीज के बारे में पढ़ना, लाइफ साइकिल ऑफ स्केरीज। तो हम स्टार्ट करें लाइफ साइकिल ऑफ स्केरीज। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होती है स्केरीज के बारे में। 1 मिनट। हाँ, तो साइलेंट फीचर ऑफ लाइफ साइकिल, जीवन चक्र की विशेषताएं। कुछ स्केरीज की जीवन चक्र की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्केरीज। स्केरीज एंडोपैरासाइट होता है तथा यह मनुष्य के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो स्केरीज कैसा होता है? स्केरीज एक एंडोपैरासाइट है जो कि मनुष्य के आंत में, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसका जीवन चक्र मोनोजेनेटिक होता है। इसका जीवन चक्र कैसा होता है? मोनोजेनेटिक, मतलब इसको दो होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए सेकेंडरी होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको जो अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दूसरे होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह मोनोजेनेटिक होता है। इसलिए एक ही होस्ट के अंदर इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। और वो होस्ट कौन होता है? वो होस्ट होता है ह्यूमन। स्लाइम चांस ऑफ सर्वाइवल के कारण मैच्योर फीमेल प्रतिदिन लगभग 2 लाख फर्टिलाइज एग मनुष्य के इंटेस्टाइन में रिलीज किए जाते हैं, जो मानव मल के साथ बाहर निकलते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? इनकी जो रेट ऑफ सर्वाइवल होती है, या जो ठीक है जीवित रहने का जो चांस होता है, वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, स्लाइम चांस होता है, मीन्स जिंदा रहने या जीवित रहने के चांसेस कम होते हैं इसके। इसलिए मैच्योर फीमेल क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग प्रतिदिन क्या करती है? मनुष्य के आंत में रिलीज करती है। बहुत सारे अंडे देती है मनुष्य के आंत में, ताकि इन लगभग 2 लाख एग में से कुछ एक तो मर जाते हैं, तो कुछ एक तो बचें जो क्या करें? सर्वाइव करें। ठीक है, और ये एग क्या करते हैं? मनुष्य के आंत में रहते हैं और बाद में ठीक है मनुष्य ह्यूमन जब क्या करता है? एक्सक्रीशन करता है, मानव मल के साथ क्या करते हैं? ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, और बाहर निकल कर फिर ये दूसरे ह्यूमंस को क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे। जायगोट में क्लीवेज स्पाइरल और डिटर्मिनेट प्रकार का होता है। तो इसका जो जायगोट हो रहा है, ठीक है, इस जायगोट में क्लीवेज किस टाइप का होता है? तो इसमें क्लीवेज, जिसको आप लोग बोलते हो विदलन, क्लीवेज किस टाइप का होता है? तो स्पाइरल क्लीवेज होता है और डिटर्मिनेट होता है। जायगोट में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। और जायगोट में डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड रेप्डॉइड लार्वा संक्रमणकारी होता है, जिसे प्रवेश से जिस मनुष्य संक्रमित हो जाता है। तो क्या बोल रहे हैं? सेकेंड रेप्डॉइड लार्वा। तो इसका सेकेंड रेप्डॉइड लार्वा क्या होता है? यही संक्रमणकारी होता है, यही इन्फेक्शन करता है। और इसी से क्या होता है? ह्यूमंस में एस्केरिस इन्फेक्शन काज करता है, डिसीज काज करता है। कौन काज करता है? तो याद रखना, सेकेंड रेप्डॉइड लार्वा ही क्या करता है? इन्फेक्शन काज करता है। मनुष्य के एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचने के पश्चात लार्वा 2 चरणों में माइग्रेशन करता है। तो जैसे ही यह ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचता है, जिसको आप लोग बोलते हो आहार नाल, तो वह
दो टाइप से मूव करता है, दो चरणों में, दो स्टेप्स में क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो कैसे मूवमेंट करता है, तो याद रखना, ठीक है। इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ पर, प्राइमरी माइग्रेशन किस, इंटेस्टाइन से होते हुए लीवर, लीवर से होते हुए हार्ट में, और फिर हार्ट से होते हुए लंग्स में, ठीक है। यहाँ तक मूवमेंट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी माइग्रेशन। लंग्स में जाने के बाद फिर से ये यहाँ मूव करता है ट्रैकिया, तो लंग्स से जैसे ही ट्रैकिया में मूव करेगा, तो ट्रैकिया के बाद फिर से या इंटेस्टाइन में मूव करता है, किधर, इंटेस्टाइन में फिर से मूव करता है। तो ट्रैकिया से इंटेस्टाइन में मूव करना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी माइग्रेशन। और इंटेस्टाइन से लंग्स तक का मूवमेंट, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी माइग्रेशन, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं स्टेप इन लाइफ साइकिल। तो कितने स्टेप और कौन कौन से स्टेप के थ्रू इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, किसका, एस्केरिस का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोप्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सेकेंड स्टेप होता है जायगोट फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप होता है लिबरेशन ऑफ एग या जायगोट का लिबरेशन। तो ये तीन स्टेजेस किस में चलती हैं, मेन के अंदर, इंसान के अंदर चलती हैं, ह्यूमन के अंदर। चौथा देखते हैं कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। तो जायगोट की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, क्लीवेज और पोस्ट जायगोटिक डेवलपमेंट। और जायगोट के बाद जो डेवलपमेंट होगा उसको हम लोग बोल रहे हैं पोस्ट जायगोटिक डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें किस में होंगी, तो ये सारी चीज़ें सोइल में होती हैं, ज़मीन पर होती हैं। फर्स्ट रेप्डॉइड लार्वा, सेकेंड रेप्डॉइड लार्वा, ठीक है। तो यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस होता है वो कहाँ पर चलता है, सोइल पर, ठीक है, नम भूमि पर। क्योंकि में इंसान क्या करता है, इंसान, ठीक है, इंसान के मल रिलीज़ करता है, और इसी मल में क्या पाए जाते हैं, ये इसके लार्वा पाए जाते हैं। तो यही मल कहाँ पर रिलीज़ करते हैं, अधिकतर सोइल। तो जहाँ हम जानते हैं कि अभी भी इंडिया में क्या होता है, ठीक है, शौचालय का उपयोग कम ही करते हैं, ठीक है, जो ग्रामीण परिवेश होते हैं वहाँ पर भी अभी भी कम ही यूज़ करते हैं शौचालय। तो जो बाहर में मल त्याग करते हैं खेतों वगैरह में, तो वहाँ से होते हुए ये कहाँ, सोइल पर चला जाता है, मिट्टी में। और वहीं नम मिट्टी में, या फिर जो मिट्टी में जो मॉइस्चर रहता है, उसी मॉइस्चर में क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं। तो ये चौथा स्टेप से लेकर 7वां स्टेप तक का पूरा प्रोसेस कहाँ पर चलता है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट सोइल में या नम भूमि पर। अब 8वां स्टेप देखते हैं इन्फेक्शन ऑफ न्यू होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रो करेगा, ठीक है, ग्रो करके मैच्योर हो जाए, सेकेंड रेप्डॉइड लार्वा बनेगा, फर्स्ट रेप्डॉइड लार्वा, सेकेंड रेप्डॉइड। अब ये फिर से क्या करेगा, इंसान के ऊपर इन्फेक्शन करेगा, ह्यूमन के ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं इन्फेक्शन ऑफ न्यू होस्ट मेन, हैचिंग, माइग्रेशन, तो प्राइमरी माइग्रेशन एंड सेकेंडरी माइग्रेशन। तो अगेन ये 8 से लेकर 10 तक का जो स्टेप है, ये फिर किसके अंदर चलता है, फिर इंसान के अंदर या ह्यूमन के अंदर चलता है। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये स्टेप इन लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में इसके इतने सारे स्टेप्स होते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेप को अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कोप्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप था कोप्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो कोप्यूलेशन में किस तरह से कोप्यूलेशन करते हैं, कोप्यूलेशन मीन्स मतलब सिंपली क्या करना, मैटिंग करना। तो किस तरह से ये कोप्यूलेशन करते हैं, मैटिंग करते हैं। तो एडल्ट मेल एंड फीमेल एस्केरिस संक्रमित मनुष्य के इंटेस्टाइन में प्रवास कर परस्पर ऐसा शारीरिक सामंजस्य बनाते हैं कि मेल एस्केरिस फीमेल एस्केरिस के राइट एंगल पर स्थित हो जाता है, ठीक है। होता क्या है, जो भी एडल्ट मेल और फीमेल एस्केरिस होते हैं वो ह्यूमन के अंदर पहुंच जाते हैं, और ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पहुंचकर, ठीक है, ये सपोज ये इंटेस्टाइन है, तो ये क्या है, ये है, ठीक है, फीमेल एस्केरिस, और ये क्या है, ये है मेल एस्केरिस, ठीक है। तो मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस मनुष्य के आंत में पहुंचकर एक दूसरे से इस तरह से अरेंज होते हैं, एक दूसरे के आसपास इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं कि ये आपस में क्या कर सकें, मैटिंग कर सकें। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। इस अवस्था में मेल एस्केरिस का लोकल एपरेचर, ठीक है,
मेल एस्केरिस क्लोकल एपर्चर जो कि इस हिस्से में होता है, हमने देखा था। फीमेल एस्केरिस के गोनोपोर को फेस करता है, तो ये क्लोनल एपर्चर क्या होता है, इस ठीक है इस एरिया को क्या करता है, फेस करता है। दोनों क्लोनल एपर्चर और गोनोपोर ये दोनों क्या होते हैं, क्लोनल एपर्चर क्लोकल या क्लोकल एपर्चर क्या होता है, मेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। और गोनोपोर क्या होती हैं, गोनोपोर फीमेल की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। तो दोनों आपस में क्या करते हैं, दोनों इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तदुपरांत मेल गैमीट गोनोपोर में रिलीज कर दिए जाते हैं, यह प्रक्रिया कोप्यूलेशन कहलाती है। उसके बाद क्या होता है, जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट क्या करता है, गोनोपोर में, कहाँ पर, गोनोपोर में, गोनोपोर में क्या रिलीज कर देता है, तो गोनोपोर पे अपना जो भी या फिर गैमीट बोलते हैं जिसको, वो रिलीज कर देता है। और इस तरह से यह क्रिया क्या कहलाती है, कोप्यूलेशन कहलाती है। क्लियर, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आज, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ एडल्ट मेल एंड फीमेल एस्केरिस एंड ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट कोप्यूलेशन। तो कोप्यूलेशन किसको कह रहे हैं कि मेल और फीमेल गैमीट्स का आपस में ओरिएंट होना, एक व्यवस्थित होना, और मेल एस्केरिस का गैमीट का ट्रांसफर कहाँ पे होना, फीमेल एस्केरिस में ट्रांसफर होना। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग बोल रहे हैं कोप्यूलेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन को। कोप्यूलेशन तो हो गया, ठीक है, कहाँ, गोनोपोर में, ठीक है, गोनोपोर में क्या रिलीज हो गया है, गोनोपोर में रिलीज हो चुका है मेल एस्केरिस का स्पर्म रिलीज हो चुका है। अब ठीक है, जो ओवम होगा उसी से इसका क्या होना है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट फीमेल एस्केरिस के यूटेरस से होते हुए ओविडक्ट की ओर बढ़ते हैं, जहां पर उपस्थित फीमेल गैमीट या ओवा के संपर्क में आकर उसे फर्टिलाइज कर देते हैं। तो सपोज करो अब जो स्पर्म है जो मेल गैमीट रिलीज किया है गोनोपोर में, वो क्या करता है, वो मूव करते हुए कहाँ पर पहुँच जाता है, ओविडक्ट में, ठीक है, यूटेरस के ओविडक्ट में पहुँच जाता है। और ओविडक्ट में पहुँचकर फिर क्या करता है, वो जो ओवम है उसी ओवम को क्या करता है, फर्टिलाइज कर देता है। क्लियर, ओके, ठीक है, ओवा के संपर्क में आकर उसे क्या कर देते हैं, फर्टिलाइज कर देता है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के समय पूरा स्पर्म ओवम के भीतर प्रवेश कर जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो पूरा का पूरा कहाँ एंटर कर जाता है, ओवम के अंदर एंटर कर जाता है। फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के भीतर होता है, इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर ओविडक्ट के बाहर होता तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के उपरांत जायगोट का निर्माण होता है, और जैसे ही फर्टिलाइज हुआ तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटिक न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन, तो किसका किसका, ठीक है, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट किसको बोल रहे हैं हम लोग, एग को, और मेल गैमेट किसको बोले, स्पर्म को, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में फ्यूज़ होंगे और फ्यूज़ करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। तो अब हम लोग देखते हैं जाइगोट के बारे में। फर्टिलाइजेशन से पूर्व ओवा में ग्लाइकोजन तथा फैट ग्रेन्यूल होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले जो ओवम होता है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो ग्लाइकोजन पाया जाता है और फैट ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल एग के चारों ओर व्यवस्थित होकर हार्ड काइटिनस सेल बना देती हैं तथा फैट के ग्रेन्यूल सेल के ठीक नीचे व्यवस्थित होकर इनर लिपोइड लेयर बनाती हैं। अब ये जो ग्लाइकोजन है ना, जो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स बचे थे, ये ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल ओवा में है, वो क्या करते हैं, ये अंडे के चारों तरफ व्यवस्थित होकर क्या बनाते हैं, हार्ड काइटिन की एक आवरण बना देती हैं, ठीक है। हार्ड काइटिन के क्या बना देती हैं, एक आवरण बना देती हैं। और ये जो फैट ग्रेन्यूल होते हैं ये क्या करते हैं, सेल के ठीक नीचे इनर लिपोइड लेयर बनाती हैं। क्या बनाती हैं, यहाँ लिपोइड लेयर, तो यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये लिपोइड लेयर बना देती हैं। अब यूटेरस की ओर आगे बढ़ते हुए फर्टिलाइज एग
या जायगोट के बाहर की ओर यूटेरस की दीवार पर प्रोटीन का सिक्रीशन किया जाता है, जो बाद में कड़ा होकर सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। आगे आगे क्या होता है, अब जाइगोट मूव कर रहा है, जाइगोट यूटेरस की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बढ़ रहा है। यूटेरस के वाल में क्या होता है, यूटेरस की वाल प्रोटीन का एक सीक्रेट करती है, एक प्रोटीन सीक्रेट करती है, और ये प्रोटीन क्या करते हैं, बाद में यही प्रोटीन बाद में कड़ा हो जाता है, सख्त हो जाता है, और एग के चारों ओर या जाइगोट के चारों ओर क्या बनाता है, सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते होंगे ये प्रोटीन का आउटर लेयर है जो सुरक्षात्मक आवरण बना रहा है, और मिडिल ये क्या है, सेल है, जो इसको कौन बनाई है, तो इसी को बनाई है कौन, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ठीक है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल इसी को बनाई है। यह बाहरी आवरण केमिकल्स एवं लो टेम्परेचर के प्रति रेजिस्टेंट होता है। क्या बोल रहे हैं, जो आउटर प्रोटीन लेयर है ना, ये आउटर प्रोटीन लेयर, ये क्या होता है, ठीक है, केमिकल के अगेंस्ट में और टेम्परेचर के अगेंस्ट में क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, इसलिए ये लो टेम्परेचर में भी क्या करता है, इसके रिस सर्वाइव कर लेता है। बात करें इसके जायगोट की, तो जायगोट में क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं, तो जायगोट माइक्रोस्कोपिक होता है, डस्ट पार्टिकल साइज। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे आकार का होता है, इसका साइज धूल के आकार, कण के आकार का होता है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, ओवल शेप, मीन्स अंडाकार होता है, जैसे हम लोग मुर्गी का अंडा देखते हैं, ठीक उसी तरह से। येलोइश या ब्राउनिश इन कलर, कलर कैसा, ये पीले कलर का या ब्राउन कलर का। बात करें इनकी लंबाई की, तो लंबाई होती है 40 से 75 माइक्रोन की इनकी लंबाई होती है, और चौड़ाई की बात करें तो 30 से 50 माइक्रोन की इसकी क्या होती है, चौड़ाई। तो लंबाई भी हमने देख लिया और विड्थ यानी चौड़ाई भी देख लिया। साथ ही साथ आउटर प्रोटीन मेमेलिएटेड होती है। आउटर प्रोटीन क्या होती है, मेमेलिएटेड होती है, मीन्स मैमल्स के जैसा क्या पाया जाता है, इसमें आउटर प्रोटीन में प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जाइगोट का स्ट्रक्चर, ठीक है, और जाइगोट की क्या क्या फीचर होती हैं। अब हम लोग देखते हैं थर्ड प्रोसेस या थर्ड स्टेप, जिसको बोलते हैं हम लोग लिबरेशन ऑफ एग या जाइगोट। जाइगोट को क्या करना, लिबरेट करना। तो जाइगोट यूटेरस से आगे बढ़ते हुए फीमेल के गोनोपोर के द्वारा होस्ट या मनुष्य के इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और मानव मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, एक मैच्योर फीमेल प्रतिदिन 2 लाख अंडे देती है। तो जो जाइगोट होता है वो यूटेरस से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहाँ मूव करता है, तो गोनोपोर में मूव करता है। ठीक है, और गोनोपोर से होते हुए कहाँ पर, जो इंसान होते हैं उनके आंत में चला जाता है, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से फिर होते हुए वो, ठीक है, ह्यूमन के द्वारा या मानव के द्वारा मल के साथ त्याग कर दिए जाते हैं और उसी के साथ बाहर निकल जाते हैं ये। एक मैच्योर फीमेल की बात करें तो जैसा कि हमने देखा था कि प्रतिदिन कितने अंडे देती है, 2 लाख अंडे। और 2 लाख अंडे देने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी सर्वाइबिलिटी कम होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा अंडे देती है, ताकि कुछ अंडे मर भी गए तो कुछ अंडे क्या रहें, जीवित रहें। अंडे क्या होते हैं, विशेष रूप से प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियों को क्या करते हैं, सहन कर सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नम भूमि पर कई वर्षों तक जीवित बने रहते हैं। तो ये अगर अंडे, ठीक है, यहाँ पर नमी पे रिलीज़ कर दिया जाए सोइल पर, ज़मीन पर, तो यहाँ पर क्या रहेंगे, ये कई वर्षों तक, हम दिन की बात नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कई वर्षों तक ये क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। और जैसे ही अनुकूल कंडीशन आएगी तो ये क्या करेंगे, फिर ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र होंगे, ह्यूमन में मूव होंगे, और ह्यूमन में फिर इन्फेक्शन काज करेंगे और फिर एंटर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं चौथा, जो कि कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। अब इस जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए कैसी तापमान, कैसा कंडीशन होना चाहिए, तो देखते हैं। नम भूमि पर पड़े हुए जाइगोट को अनुकूल तापमान और नमी जैसी परिस्थितियां प्राप्त होते ही उनमें क्लीवेज प्रारंभ हो जाता है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे ये ज़मीन है, ठीक है, सोइल पे बहुत सारे ये अंडे मिल गए, निकल गए कहाँ से, और ये कैसे निकले ये अंडे, तो मानव मल में है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये अंडे अब क्या हुए, निष्क्रिय अवस्था में, लेकिन जैसे ही सक्रिय अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी, ये क्या करेंगे, इनमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे नमी या फिर कोई भी अच्छा कंडीशन इनके लिए आया, फेवरेबल कंडीशन, तो इसमें क्या होना स्टार्ट हो जाएगा,
क्लीवेज होना, ठीक है, और ये संक्रमणकारी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद 21 में कन्वर्ट हो जाती हैं संक्रमणकारी अवस्था, और संक्रमणकारी अवस्था की कौन होती है, तो सेकेंडरी रेब्डॉइड लार्वा होता है, वही क्या होता है, वही संक्रमणकारी अवस्था होता है। बात करें इसके टेम्परेचर की, तापमान की, तो इसका टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सबसे अधिक डेवलपमेंट करते हैं, सबसे बेस्ट डेवलप करेंगे 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। और अगर टेम्परेचर कम हुआ मीन्स 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तब क्या करेंगे, ये इसकी डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। और वहीं अगर टेम्परेचर 38 डिग्री से अधिक हुआ तो इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया क्लीवेज। अब हम लोग देखते हैं क्लीवेज या पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट, ठीक है। क्लीवेज देख लिया हमने, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, किस तरह से। अब हम लोग देखते हैं पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट, क्लीवेज, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लीवेज बोलेंगे या पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट, क्योंकि जाइगोट के बाद का डेवलपमेंट है ये। तो जाइगोट में सेगमेंटेशन की निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, तो इनमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज कैसा होता है, तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज कंप्लीट डिवीजन होता है, मीन्स ये जो अगर इसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो रहा है तो ये दो इक्वल पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसमें क्लीवेज कैसा होता है, इक्वल और आइडेंटिकल होता है। सेल्स बनेंगे वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल, क्योंकि होलोब्लास्टिक क्लीवेज हैं तो ये दोनों सेल अपने पेरेंट सेल की जैसे ही होंगे। डिटर्मिनेट होता है, फ्यूचर फॉर द सेल इज नोन, मतलब इस सेल्स को फ्यूचर में क्या बनना है ये सारी चीज़ें पता होती हैं, और जब ये सारी चीज़ें पता होती हैं सेल्स को तो उनको क्या बोला जाता है, डिटर्मिनेट बोला जाता है। क्लीवेज इज स्पाइरल, डिवाइड एक्सिस ऑफ सेल इज डिफरेंट, ठीक है। क्लीवेज स्पाइरल होता है और एक्सिस के चारों ओर अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, सेल्स डिवाइड करती हैं। तो इस एक्सिस में इस तरह से, ठीक है, इनमें क्या होगा, डिवीज़न होगा, ओके। अब हम देखते हैं इससे आगे का पोर्शन, ठीक है। क्लीवेज तक हम देख लिए, अब देखते हैं आगे का कुछ चीज़ें। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्लीवेज, या क्लीवेज किस तरह से होता है। ये आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। तो जो जाइगोट होता है, ठीक है, जो जाइगोट होता है उसमें क्या होता है, दो ट्रांसफर डिवीज़न होता है, ठीक है, ट्रांसफर डिवीज़न होता है और दो सेल्स बनते हैं, फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न, ठीक है। तो दो डिवीज़न होता है, दो तरह के दो डिवीज़न होता है, दो बार डिवीज़न होता है और दो सेल्स बनते हैं। क्लियर, कौन कौन से सेल्स बनते हैं, तो डोर्सल सरफेस पे क्या बनता है, इस तरह से AB सेल्स बनते हैं और वेंट्रल सरफेस पर P1 सेल्स बनते हैं, ठीक है। जाइगोट, ये जाइगोट था, इसमें दो डिवीज़न हुआ, यहाँ आप देख सकते हो ये जाइगोट है, इसमें दो बार डिवीज़न हुआ, फर्स्ट सेल क्या बना AB और दूसरा सेल क्या बना P1। तो यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफर डिवीज़न हुआ तो क्या बना, ये P1 और ये AB। क्लियर। अब होता क्या है, जो डोर्सल साइड पे, ठीक है, या फिर जो डोर्सल सेल होता है वो क्या करता है, वो फिर डिवाइड होता है। तो कौन कौन से किस तरह से डिवाइड होता है, जो मतलब देखेंगे हम लोग AB और P1 दोनों क्या होंगे, फिर फर्दर डिवाइड होंगे। तो जो AB होता है, ठीक है, वो AB क्या करता है, वर्टिकली डिवाइड होता है और दो सेल्स बनाता है, एंटीरियर A और पोस्टीरियर B, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं हम लोग, दो सेल बनाएगा, कौन कौन सा, A और B। तो यहाँ आप देख सकते होंगे कि कौन, ये जो AB है, ठीक है, ये AB ये डिवाइड हुआ है और दो सेल बनाया है, कौन कौन सा, एंटीरियर A और पोस्टीरियर B, ठीक है, ये दो सेल। क्लियर। वहीं जो P1 होता है, ये P1 ये क्या करता है, ये भी ट्रांसफर डिवीज़न करता है, ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसफर डिवीज़न और दो सेल बनाता है। ऊपर का सेल जिसको हम लोग बोलते हैं EMST और नीचे का सेल जिसको हम लोग बोलते हैं P2।
तो यहाँ देखो आप, ठीक है, यहाँ ऊपर जिस सेल इसको हम लोग बोल रहे हैं EMST, और जो नीचे का सेल्स है इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, इसको हम लोग बोल रहे हैं P2। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा आई थिंक। चलो यहाँ बाद में मैं और क्लियर कर दूंगा इस चीज़ को आगे। ओके, अब 4 सेल स्टेज है, ठीक है, ये 4 सेल स्टेज जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टी शेप एम्ब्रियो। क्या बोल रहे हैं, टी शेप एम्ब्रियो। तो ये टी शेप का आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, ये आपको टी शेप का दिख रहा है। तो ये अगर इसको देखोगे तो टी शेप का, यहाँ से इस तरह से ये टी शेप का दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। यही सेल्स क्या होते हैं, बाद में अरेंज होते हैं, रीओरिएंट होते हैं, बाद में ये रीओरिएंट होते हैं, अरेंज होते हैं, और जो ये EMST है वो इधर की ओर मूव करता है, और जो P2 सेल हैं वो इधर की ओर। तो इस तरह से, ठीक है, ये B सेल है, ये A सेल है। तो जब मूवमेंट होता है तो होता क्या है, ये इस तरह से अरेंज होते हैं। तो ये क्या होता है, EMST, और ये क्या होता है, ये होता है P2। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ओरिएंटेशन ऑफ सेल P2 रोम्बोइडल शेप, रोम्बोइडल इन शेप, तो बाद में इनका यही रीओरिएंटेड हो जाता है। क्लियर? अब इनमें क्या होता है, फर्दर फिर से डिवीज़न होता है। तो ये 2 डिवीज़न तो आपने देख लिया, फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न तो यहाँ पर देख लिए। अब बाद में डिवीज़न होगा थर्ड डिवीज़न, वो किस तरह से होता है देखते हैं। अब क्या क्या बना यहाँ पर, यहाँ देख लिया हमने, जायगोट देख लिया, जायगोट से क्या बना, AB P1, ठीक है, AB और P1 बने थे। यहाँ पर भी AB और P1 बने ना, AB P1 यही है, इसी के बारे में, ठीक है। और फिर AB से क्या बने, A एंटीरियर और B पोस्टीरियर। वहीं P1 से क्या बना, अपर EMST और लोअर P2। तो यहाँ हमने इतना तक देख लिया था। अब ये फिर से इनमें डिवीज़न होगा, थर्ड डिवीज़न होगा, तो इनमें फिर से अलग अलग बनेंगे। तो A एंड B क्या क्या देते हैं, क्या क्या बनाते हैं A एंड B, तो A A1 और A2 में डिवाइड होता है, जबकि B B1 और B2 में डिवाइड होता है, ठीक है। P1 क्या होता है, P1 किस में डिवाइड होता है, तो P1 डिवाइड्स इनटू EMST और P2, ठीक है। तो P1 किस में, EMST और P2 में ही डिवाइड रहता है। फोर्थ डिवीज़न में क्या होता है, जो EMST होता है, ठीक है, जो ये EMST होता है, यहाँ देख रहे हो P1, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड हुआ है। क्लियर? अब EMST क्या होता है थर्ड डिवीज़न में, ठीक है, फोर्थ डिवीज़न नॉट थर्ड, ये फोर्थ डिवीज़न में क्या होता है, EMST E में और MST में, किस में E और MST में डिवाइड होता है। तो यहाँ देख सकते हो E एंड MST में क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है। और बात करें P2 की, तो P2 किस में डिवाइड होता है, तो P3 एंड C। तो P2 फोर्थ डिवीज़न में किस में, तो P3 और C में डिवाइड होता है। क्लियर? अब फिफ्थ डिवीज़न होगा, तो फिफ्थ डिवीज़न में क्या होगा, फिफ्थ डिवीज़न में जो P4, ठीक है, अच्छा P3 यहाँ बच गया था, फिफ्थ डिवीज़न बचा है, E डिवाइड इनटू E1 एंड E2। तो जो E बना था, E किस से बना था, EMST से बना था। तो इसमें जब फिफ्थ डिवीज़न होगा, ठीक है, फिफ्थ डिवीज़न होगा इसमें, तो ये किस में बनेगा, E1 में बनेगा और E2 बनाएगा। वहीं बात करें किसकी, P3 की, तो P3 P4 और D में बटेगा। तो जो P3 था ये किस में D और P4 में। क्लियर? अब फिफ्थ डिवीज़न होगा कितना, फाइनल डिवीज़न, सिक्स डिवीज़न जिसको बोल रहे हैं फाइनल डिवीज़न। तो फाइनल डिवीज़न में P4 G1 में और G2 में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ और कर देता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा, तो इसको ध्यान से देखना।
ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। तो हम सेकेंड डिवीज़न देख चुके हैं यहाँ, ठीक है, सेकेंड डिवीज़न तक यहाँ हमको पता है कि सेकेंड डिवीज़न तक क्या क्या बनेंगे। क्लियर? तो ये जाइगोट है, फर्स्ट डिवीज़न हुआ, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड डिवीज़न हुए तो क्या क्या बने, फर्स्ट और सेकेंड डिवीज़न हुआ, फर्स्ट और सेकेंड डिवीज़न हुआ तो ये दोनों बने, क्या क्या, ठीक है, AB और P1, ठीक है, AB और P1 फर्स्ट और सेकेंड डिवीज़न में बन गए। ठीक, क्लियर है? एक एक लिख दूंगा मैं। अब थर्ड डिवीज़न में क्या बन रहा है, तो थर्ड डिवीज़न में, यहाँ थर्ड डिवीज़न, तो थर्ड डिवीज़न में AB किस में बन रहा है, तो AB अलग हो जा रहा है, A अलग हो रहा है, B अलग हो रहा है। क्लियर? A अलग हो रहा है, B अलग हो रहा है। ठीक है, थर्ड डिवीज़न का ही ये पार्ट है जिसमें A अलग हो गया, ठीक है, A1 अलग, A2, ठीक है, A2 B1 अलग, B2, तो ये थर्ड डिवीज़न। तो यहाँ तक 3 डिवीज़न यहाँ तक हो गया। क्लियर? चौथा डिवीज़न अब यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें क्या होगा चौथा डिवीज़न में, ठीक है, यहाँ एक मिनट, चौथा डिवीज़न यहाँ भी हो चुका है, याद रखना एक चीज़ और, ठीक है, P1 में भी थर्ड डिवीज़न हो चुका है, P1 थर्ड डिवीज़न, सेकंड तो यहाँ थर्ड होगा। ओके, नंबरिंग थोड़ा ध्यान देना, सेकंड डिवीज़न यहाँ हुआ, थर्ड डिवीज़न ये, तो थर्ड डिवीज़न हुआ तो क्या क्या बना, तो थर्ड डिवीज़न में P2 बनेगा और EMST, ये थर्ड डिवीज़न। और फोर्थ डिवीज़न यहाँ होगा ना, तो फोर्थ डिवीज़न में क्या बना, C और P3, P2 से क्या बना, C और P3। EMST में फोर्थ डिवीज़न होगा तो क्या बनेगा, E और MST, ठीक है। अब फिफ्थ डिवीज़न यहाँ होगा, तो फिफ्थ डिवीज़न P3 में होगा तो क्या क्या होगा, D बनेगा और P4 बनेगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ फिफ्थ डिवीज़न तो E1 और E2, और यहाँ लास्ट फाइनल डिवीज़न होगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिक्स डिवीज़न, तो G1 और G2 बने। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सेल फ्यूचर में क्या क्या बनेंगे ये भी क्लियर रहता है, बहुत पता, ठीक है। ये क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट होते हैं, डिटर्मिनेंट होते हैं, मीन्स कौन से सेल क्या क्या बनेंगे ये यहीं से क्या होता है, क्लियर रहता है। तो जो A और B होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक्टोडर्म बनाते हैं, MST मेसोडर्म बनाती हैं, फोरगेट और एंडोडर्म बनाती हैं। वहीं E1 और E2 एंडोडर्म बनाती हैं, G1 G2 प्रीमोडियल जर्म सेल बनाते हैं, और C एंड D एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म दोनों बनाते हैं, दोनों एक साथ बनाते हैं। ठीक है, तो ये सेल का जो फेट है वो भी हमें क्या होता है, पता रहता है कि ये सेल्स क्या क्या बनाने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं आगे। इसी क्लीवेज को हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ पर हम लोग क्लीवेज या सेगमेंटेशन है उसको और डिटेल में देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो क्लीवेज या सेगमेंटेशन, तो ये क्या है, ये जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बना है। तो हमने देखा था कि आउटर में क्या बना था, प्रोटीन का लेयर, ठीक है, फिर बीच में मिडिल काइटिन का लेयर, ठीक है, और फिर इनर लिपोइड लेयर, जाइगोट, अंदर ये क्या था, यही जाइगोट है। और इसी जाइगोट में क्या होगा, फिर क्लीवेज हो रहा है। तो ये जाइगोट सेल है, इसी में क्लीवेज हुआ, ठीक है। तो दो प्रकार के सेल्स बने, ठीक है, वेंट्रल सेल और डोर्सल सेल, ठीक है। वेंट्रल सेल हम लोग किसको बोल रहे हैं, P1 को वेंट्रल सेल, और डोर्सल सेल किसको बोले, AB को डोर्सल सेल बोले, ठीक। तो इनमें भी क्या हुआ, इनमें भी फिर फर्दर क्लीवेज हुआ, ठीक है। एक कौन कौन से क्लीवेज हुए, तो वर्टिकल क्लीवेज और ट्रांसफर क्लीवेज। तो ठीक है, ट्रांसवर्स क्लीवेज से क्या क्या बना, यहाँ AB से क्या बना, A बना, और ठीक, ये A बना और B बना। तो A को हम लोग एंटीरियर बोले, B को पोस्टीरियर बोले, ठीक है। और वहीं वेंट्रल से क्या बना, दो बना, सेल्स बना, एक को हम लोग क्या बोले, अपर जो है उसको हम लोग बोले अपर EMST, और नीचे जो था उसको हम लोग बोले लोअर P2। क्लियर? अब ये दोनों क्या हुए, यहाँ पर अरेंज होगा इस तरह से। तो ये A B ये 4 सेल स्टेज था। क्लियर? यहाँ चूंकि यहाँ 4 सेल स्टेज, और इसी को हम लोग बोलते हैं T, ठीक है, T शेप। अब यही क्या हुए, रीओरिएंट हुए या अरेंज हुए, तो इस तरह से A
बी EMST और P2, इस तरह से ये क्या हो गए, अरेंज हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ठीक है, इसमें फर्दर क्या हुआ, क्लीवेज हुआ। तो क्लीवेज किस में हुआ, तो क्लीवेज केवल और केवल ये जो ऊपर के सेल्स हैं ए और बी में हुआ। तो ए में क्लीवेज हुआ तो क्या क्या बना, A1 बना और A2। ए से क्या बना, ए से A1 और A2 बना। वहीं बी से क्या बना, बी से B1 और B2। ठीक है, ये ई में EMST और P2 में क्लीवेज नहीं हुआ, यहाँ इसमें क्लीवेज नहीं हुआ, ध्यान रखना। तो यहाँ टोटल कितने सेल्स बने, तो यहाँ टोटल बने 6 सेल। तो इसको हम लोग बोलते हैं 6 सेल स्टेज बोलते हैं। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्लीवेज होता है और इस बार क्या होते हैं, इस बार नीचे में क्या होता है, क्लीवेज होता है। ठीक है, जो नीचे से सेल्स थे उसमें क्या होता है, क्लीवेज होता है, P2 और EMST। तो EMST और P2 में क्लीवेज होता है। तो EMST किस में डिवाइड होता है, तो EMST 2 में डिवाइड होता है, किस में, ठीक है, MST और E में। तो यहाँ आप देख सकते हो किस में डिवाइड होता है, EMST, E और MST में। क्लियर, तो ये किस में, MST और E में डिवाइड हो गया। वहीं P2 किस में, तो P2 C में डिवाइड होता है और P में, कितने, P में और इसमें, ठीक है, 2 में डिवाइड होता है ये। अब यहाँ कितने सेल बन गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने सेल बन गए, 8 सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट स्टेज या 8 सेल स्टेज बोलते हैं। ये 8 सेल बाद में क्या करते हैं, अरेंज होना स्टार्ट कर देते हैं, व्यवस्थित होना स्टार्ट कर देते हैं और ये एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। इस तरह से लाइन में क्या होते हैं, ये अरेंज होने लगते हैं। ठीक, और लाइन्स में अरेंज होकर इस तरह से ब्लास्टूला का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, ब्लास्टूला स्टेज का। ठीक है, और जब ये लाइन में अरेंज हो जाते हैं तो बीच में क्या बनती है, एक गुहा बन जाती है, खोखली गुहा या कैविटी बन जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस गुहा को ब्लास्टोसील बोलते हैं। क्लियर, ठीक है, प्राइमोडियल एंडोडर्म भी इसको हम लोग बोलते हैं, इस स्टेज को। तो यहाँ पर ब्लास्टोसील बन गया, इस स्टेज को ब्लास्टूला बोलते हैं। आगे फर्दर मूव करते हैं तो ये ब्लास्टूला फिर क्या होता है, फिर फर्दर ये इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, रीअरेंजमेंट होता है इसके स्ट्रक्चर में और गैस्ट्रूला स्टेज बनता है। और गैस्ट्रूला स्टेज में क्या देखने को मिलता है, तो गैस्ट्रूला स्टेज में ये जो सेल्स होते हैं वो अंदर की ओर इन्वेजिनेट होने लगती हैं, अंदर की ओर ये मूव करने लगती हैं। तो यहाँ आप देख सकते होंगे अंदर की ओर ये मूव कर रही हैं। क्लियर, तो यहाँ तो 2 लेयर बन जाता है, एक ये बाहर लेयर तो है ही है और एक इस तरह से अंदर लेयर इस तरह से बन रही है, तो 2 लेयर बन रहा है। तो ये क्या होगा, एंडोडर्म, ये ब्लास्टोसील कैविटी। और यहाँ आप देख रहे होंगे सेल्स के अंदर इन्वेजिनेट हो जाने के कारण यहाँ पर एक और कैविटी बनी है और इसी कैविटी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इस कैविटी को बोल रहे हैं आर्केंटेरॉन। क्या बोले इसको, आर्केंटेरॉन बोले। और इसी कैविटी के यहाँ पर देखो बाहर में इस तरह से क्या हो गई है, ओपनिंग है। ठीक है, इसका जो ओपनिंग या ओपनिंग पार्ट है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टोमेडियम। इस ओपनिंग को क्या हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओपनिंग को स्टोमेडियम बोल रहे हैं। क्लियर, और यहाँ पे G1 और G2 सेल्स आप देख सकते हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है, अब आगे देखें तो आगे क्या होता है, आउटर प्रोटीन, ये जो गैस्ट्रूला के बाद ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनेटेड एग में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगेन एम्ब्रियोनेटेड अंदर में एम्ब्रियो बन जाता है और इसके चारों तरफ, ठीक है, मेम्ब्रेन बन जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन का लेयर, मिडिल काइटिनस लेयर, इनर लिपोइड लेयर और ये जुवेनाइल एम्ब्रियो। जुवेनाइल मतलब ये यंग एम्ब्रियो है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टेज रम्बॉइडेट लार्वा। फर्स्ट स्टेज रम्बॉइडेट लार्वा, याद रखना ये फर्स्ट स्टेज रम्बॉइडेट लार्वा होता है, ये पैथोजेनिक नहीं होता है, बिल्कुल याद रखना इस चीज़ को। ये क्या होता है, पैथोजेनिक नहीं होता है, ये पैथोजेनिक नहीं होता है। पैथोजेनिक नहीं होता है मीन्स अगर ये इंसान में चला भी जाए तो इंसान के अंदर इन्फेक्शन काज नहीं करेगा, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है,
लेकिन यही फर्स्ट स्टेज रोम्बोइड, ठीक है, रेप्डोइटिड लार्वा क्या बनता है, फिर सेकेंड स्टेज रेप्डोइटिड लार्वा में कन्वर्ट होता है। और ये क्या होता है, यही इन्फेक्टिव स्टेज होता है, यही इन्फेक्टिव स्टेज होता है। और ये इंसान में क्या करता है, इन्फेक्शन काज करता है। ये इस तरह से आप देख रहे होंगे, ये एडल्ट में कन्वर्ट हो गया। ये जो जुवेनाइल था, जुवेनाइल मतलब यंग, ठीक है, इसमें क्या हुई है, मोल्टिंग, ठीक है, मोल्टिंग हुई है। मोल्टिंग किसको बोलते हैं, मोल्टिंग सपोज अगर ये केकड़ा इस तरह से सिंपल लाइन की तरह दिख रहा है, ठीक है, अभी कीड़ा की तरह दिख रहा है, तो ये बात मधुमक्खी में चेंज हो गई, तो सडन क्या हुआ, चेंजेस हुआ ना स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोल्टिंग बोल रहे हैं। तो इसमें भी क्या होता है, चेंजेस होता है जुवेनाइल से यंग स्टेज में। तो यहाँ आप देख सकते हो ये सांप की तरह दिख रहा है अंदर में, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोल्टिंग हुई। तो यही अब क्या करेगा, इन्फेक्शन काज करेगा, ये कैप्सूल फट जाएगा इंसान के अंदर। जब ये आएगा तो ये जो जितने भी प्रोटीन लेयर है ना, ये लेयर फट जाते हैं और ये स्केरिस क्या होता है, बाहर निकल जाता है, या सेकेंड रेप्डोइटिड लार्वा क्या होते हैं, बाहर निकल जाएगा ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, और फिर वहाँ अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा क्लीवेज और या फिर सेगमेंटेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं कुछ चीज़ों को और। चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस, आगे में क्या कौन कौन से प्रोसेस होने वाले हैं। बाकी सब प्रोसेस को यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा आई थिंक। सेकेंड रेप्टाइड लार्वा यही क्या होता है, इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्शन काज करता है, इन्फेक्टिव एजेंट होता है। अब थोड़ा सा फर्स्ट एंड सेकेंड रेप्टाइड लार्वा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग जान लेते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो स्टडी करने में आगे। तो फर्स्ट रेप्टाइड लार्वा क्लीवेज प्रारंभ होने के लगभग 10 से 14 दिनों में एग के भीतर सूक्ष्म लार्वा या जुवेनाइल विकसित हो जाता है। यह फर्स्ट स्टेज रेप्टाइड लार्वा कहलाता है। तो क्लीवेज होने के ठीक कितने दिन बाद, 10 से 14 दिन बाद एग के भीतर जो यंग लार्वा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रेप्टाइड लार्वा। ठीक है, फर्स्ट स्टेज रेप्टाइड लार्वा कहलाता है। और इसमें कुछ स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज़ पाई जाती है, कुछ संरचनात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं। और ये रचनात्मक विशेषताएं क्या होती हैं, इसी को देखते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल विथ माउथ एंड एनस, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, माउथ पाए जाते हैं, एनस पाए जाते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, नर्व रिंग प्रेजेंट होता है। और ये कैसा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नॉन इन्फेक्शियस, मतलब यह इन्फेक्शस काज नहीं करता है, इन्फेक्शन काज नहीं करता है। तो ये आप देख रहे होंगे फर्स्ट स्टेज रेप्टाइडेड लार्वा का डायग्राम। तो ये इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड रेप्टाइड लार्वा। तो सेकेंड रेप्टाइड लार्वा की क्या खासियत होती है, इसको देखते हैं। एग के भीतर ही रहते हुए फर्स्ट स्टेज रेप्टाइडेड लार्वा मोल्टिंग के द्वारा सेकेंड स्टेज रेप्टाइडेड लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी के भीतर, ठीक है, अंडे के भीतर ही मोल्टिंग के बाद फर्स्ट स्टेज रेप्टाइडेड लार्वा में क्या होता है, मोल्टिंग होता है। क्या होता है, मोल्टिंग होता है। और मोल्टिंग के फलस्वरूप ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फर्स्ट स्टेज रेप्टाइड लार्वा सेकेंड स्टेज रेप्टाइड लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, इसी को देखते हैं। सेकेंड स्टेज रेप्टाइडेड लार्वा इन्फेक्शियस होता है। तो ये कैसा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्फेक्शियस होता है, मतलब यही इन्फेक्शन काज करता है। सेकेंड स्टेज रेप्टाइडेड लार्वा को आगामी विकास के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज है ये कहाँ पर पड़ा रहा है, ज़मीन में पड़ा रहा। ज़मीन में सेकेंड स्टेज में कन्वर्ट तो हो गया, अब सेकेंड स्टेज में कब तक बना रहेगा, यहाँ पर बहुत लंबा समय तक बाहर जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसको आइडियल कंडीशन चाहिए। और आइडियल कंडीशन कहाँ पर मिलेगा इसको, तो इंटेस्टाइन में, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। ठीक है, कहाँ पर, ह्यूमन के आंत में। तो देखते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेज रेप्टाइडेड लार्वा इन्फेक्शन होता है। ओके, सेकेंड स्टेज रेप्टाइडेड लार्वा को आगामी विकास के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक तापमान, और अधिक तापमान कहाँ मिलेगा, तो देखते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान विकास के लिए अनुकूल होता है, तो इसके लिए टेम्परेचर सबसे अच्छा कहाँ पर मिलता है, तो मनुष्य का शरीर, उतना तापमान क्या होता है इसके लिए सफिशेंट होता है। अतः सेकेंड स्टेज रेप्टाइडेड लार्वा युक्त एग नए मनुष्य के इंटेस्टाइन में पहुंचने पर ही एक्सकेरिस का जीवन चक्र आगे बढ़ता है।
इसके लिए यह जमीन पर पड़े रहकर लंबी प्रतीक्षा भी कर सकता है, जीवित रह सकता है। मीन्स अब सेकेंड स्टेज रेप्टाइड लार्वा को फर्दर क्या करना है, नया एग देना है, नए अंडे देने हैं, या फिर नया ग्रो करना है, फिर फर्दर ग्रो करना है। तो इसके लिए इसको कहाँ पहुँचना पड़ेगा, इसके लिए इसको मनुष्य की आंत में, ठीक है, कहाँ पर, इंटेस्टाइन में पहुँचना जरूरी है। और इंटेस्टाइन में बिल्कुल ये पहुँचेगा, और इंटेस्टाइन में पहुँच कर ये क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। ठीक है, क्लियर। और जब तक इसको इंटेस्टाइन नहीं मिलता है, ये क्या करता है, ये जमीन पर इस तरह से पड़े रहता है सुषुप्त अवस्था में, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंट अवस्था में। जैसे ही, ठीक है, ये इंटेस्टाइन के अंदर जाता है ह्यूमन के, फिर ये एक्टिव हो जाता है। तो ये था फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट रेप्टाइड लार्वा और सेकेंड रेप्टाइड लार्वा। नेक्स्ट देखते हैं इन्फेक्शन ऑफ न्यू होस्ट। तो ये सेकेंड रेप्टाइड, ठीक है, सेकेंड रेप्टोइड लार्वा होता है, वो किस तरह से पहुंचाता है इन्फेक्शन, किसको, ह्यूमन को या मैन को। तो नए पोषक मनुष्य में संक्रमण, तो नए किस तरह से, नए होस्ट में किस तरह से संक्रमण होता है। सेकेंड स्टेज रेप्टाइटोइड, सॉरी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग हो रहा है, आप यहाँ पर ध्यान देना। सेकेंड स्टेज रेप्टोइड लार्वा युक्त एग बिना इंटरमीडिएट होस्ट के मनुष्य के इंटेस्टाइन में निम्न विधियों द्वारा पहुंच सकते हैं। तो यहाँ मनुष्य के आंत में किन किन तरीकों से पहुंच सकते हैं। तो पहला तरीका है कंटामिनेटेड फूड, संक्रमित भोज्य पदार्थ से, ठीक है, हम लोग संक्रमित भोज्य पदार्थ खा रहे हैं तो उनसे, उसके थ्रू क्या हो सकता है, पहुंच सकता है। सेकेंड तरीका कंटामिनेटेड रॉ वेजिटेबल, रूट, लीव्स, फ्रूट इत्यादि से, संक्रमित फल, सब्जियां इत्यादि से। कंटामिनेटेड ड्रिंक मीन्स संक्रमित पेय पदार्थ से। बाइटिंग ऑफ नेल्स, दांत से नाखून को काटना। कई लोग क्या होते हैं कि अपने जो नेल होते हैं ना, जो नेल्स होते हैं उनको दांत से काटते रहते हैं। तो जो नेल्स का जो लोअर पार्ट होता है ना, वहाँ पर भी क्या हो सकते हैं, इसके एग हो सकते हैं, और वो दांत काटते समय अपने आपके माउथ में एंटर कर सकते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। पुअर सैनिटाइजेशन हैबिट, तो स्वच्छता में कमी, ठीक है, अगर आप साफ सुथरे नहीं रहे हैं तब भी ये आपके थ्रू आपके बॉडी में एंटर कर सकता है। क्लियर। तो ये सारे तरीके हैं जिनके थ्रू, ठीक है, सेकेंडरी या फिर सेकेंड स्टेज रेप्टाइड लार्वा मनुष्य में पहुंच सकता है। तो सेकेंड स्टेज रेप्टाइड लार्वा युक्त एग के मनुष्य में कि इंटेस्टाइन में प्रवेश के साथ ही मनुष्य संक्रमित हो जाता है। तो जैसे ही ये मनुष्य के आंत में प्रवेश करेगा, ये सेकंड स्टेज रेप्टाइड लार्वा, इंसान क्या हो जाएगा, इंसान संक्रमित हो जाएगा इसके रिस से। ठीक है, अब देखते हैं हैचिंग। अब ये सेकेंड स्टेज रेप्टाइड लार्वा कहाँ पहुँच चुका है, आंत में। अब वहाँ पर ये हैचिंग कैसे करता है। सेकेंड स्टेज रेप्टाइड लार्वा युक्त एग के मनुष्य के इंटेस्टाइन में पहुँचने पर डाइजेस्टिव एंजाइम की क्रिया से उत्तेजित हो जाता है तथा सक्रिय गति से सेल से बाहर निकलकर इंटेस्टाइन में स्वतंत्र हो जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड स्टेज रेप्टाइड लार्वा की। तो ये लार्वा क्या होता है, जैसे ही आंत में पहुंचता है इंटेस्टाइन में ना, तो होता क्या है यह, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं हमारे आंत में। तो उन एंजाइम के कारण क्या होता है, ये, ठीक है, ये एक्साइटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। और एक्साइटेड हो जाता है तो, ठीक है, इसके जो कैप्सूल होता है, इसके जो वाल को ब्रेक करके क्या होता है, ये बाहर रिलीज हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हो, ठीक है, इस तरह से एक सेकेंडरी रेप्टाइड लार्वा क्या होता है, इसको बाहर छेद करके निकल जाता है, बाहर निकल जा रहा है, और ये इस तरह से दिखता है। ठीक है, तथा सेल से बाहर निकलकर इंटेस्टाइन में स्वतंत्र हो जाता है। ओके, अब लार्वा में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट संरचना पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल पूर्ण विकसित होता है, तो इसका एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरह से विकसित होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी पोर विकसित, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी पोर भी इसमें वेल डेवलप होते हैं। नर्व रिंग भी पाई जाती है, नर्व रिंग भी इसमें विकसित होता है। साथ ही साथ इसकी साइज़ क्या होती है, 0.2 से लेकर 0.3 mm की लंबाई होती है। वह 13 से 15 माइक्रोन का इसका क्या होता है, डायामीटर या चौड़ाई होता है। एस्केरिस की तरह ही अन्य सभी अंग विकसित होते हैं, किंतु रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अविकसित होते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें तो डेवलप हो जाती हैं, लेकिन क्या चीज़ें डेवलपमेंट नहीं होती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एनस डेवलपमेंट नहीं हुए रहता है। तो ये सारे चेंजेस या फिर ये सारे किस्में देखने को मिलते हैं सेकेंडरी रेप्टाइड लार्वा में हैचिंग के दौरान।
क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट बाकी का हम लोग कल या कंप्लीट करेंगे, दूसरे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। याद रखना कल आपका कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला था, तो कल आपका गेस्ट लेक्चर होगा, ठीक है, गेस्ट लेक्चर। ओके, गेस्ट लेक्चर होगा। तो आपकी अब क्लासेस याद रखना, मेरी क्लासेस इवनिंग में लगेंगी, ठीक है। मंडे 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 और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को अब मेरी क्लासेस नहीं रहती है आपकी, लेकिन अब 5 बजे डेली, 5 बजे डेली, 5 बजे डेली आपकी क्लासेस लगेंगी। आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है कुछ स्टूडेंट की, तो 10 दिन और झेल लो, ठीक है। 10 दिन और पढ़ लो, फिर आपको इस सीज़न में पढ़ने के लिए नहीं बोला जाएगा। तो 10 दिन कम से कम और 30 तक पढ़ लो, उसके बाद ठीक है ये सेशन आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अपना परफॉर्मेंस बनाए रखें इस 10 कम से कम 30 तक, और इवनिंग में 5 बजे अब फिर से क्लास होगी, डेली क्लास होगी। क्लियर? ओके।